किस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई और किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कंपनी के शासन के अधीन जितने भी अधिनियम पारित हुए उसके बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन आज के क्लास में 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन जितने भी अधिनियम पारित हुए उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम लोग दो पार्ट में समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्यों पारित किया गया, इसका रीजन क्या था? तो इसका कारण था कि भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। तो चूंकि भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया, तो इसी वजह से 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने की। इसका कारण यह था कि भारत के शासन में कई सारे दोष उत्पन्न हो गए थे। तो भारत के शासन में कई सारे दोष उत्पन्न होने के क्या कारण थे, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, अर्थात कंपनी के शासन को दो माध्यमों से संचालित किया जा रहा था, एक निदेशक मंडल के द्वारा और दूसरा नियंत्रक मंडल के द्वारा। तो जब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तब भारत के शासन में कई सारे दोष उत्पन्न हो गए और उन दोषों में से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह ने भारत के द्वैध शासन के दोषों को मुख्य रूप से उजागर कर दिया था। तो इसी वजह से उन दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लेकर आया, लेकिन कुछ कारणों के वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, और उनके इस्तीफे के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी बना। तो लॉर्ड डर्बी के काल में उस प्रस्तुत विधेयक पर 2 अगस्त 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर कर दिया। जब उस विधेयक पर महारानी का हस्ताक्षर हुआ, तब वह विधेयक पारित हुआ 2 अगस्त 1858 को, और जब वह विधेयक पारित हुआ तब वही विधेयक 1858 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम कहलाया। तो पारित होने के बाद महारानी विक्टोरिया के उस घोषणा पत्र को, अर्थात 1858 के भारत सरकार अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था।
तो इस अधिनियम को, या फिर हम कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को, क्योंकि इनका हस्ताक्षर हुआ था इस वजह से हम उसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारत में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ, कब? तो 1 नवंबर 1858 को। और जब इस घोषणा पत्र को सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तब भारत के शिक्षित वर्ग ने इस घोषणा पत्र को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो भारत के शिक्षित वर्गों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को या किस अधिनियम को कहा था? तो 1 नवंबर 1858 को जो सुनाया गया था उसे ही उन लोगों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अब बात करते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, मतलब इस एक्ट की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को भारत में समाप्त किया गया पूर्ण तरीके से? तो वह 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और जब कंपनी के शासन को समाप्त किया गया तब यह समस्त अधिकार, यानी भारत पर शासन करने का समस्त अधिकार किसे हस्तांतरित किया गया, यानी किसे प्रदान किया गया? तो वह ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, ब्रिटिश ताज को दिया गया। तो अब बात करें, यह तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर हम यहाँ जानते हैं कि भारत में कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली भी समाप्त हो गई। दोहरे शासन प्रणाली की जो व्यवस्था थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो वह 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वह समाप्त हो गया। कंपनी के शासन का समाप्त होने के साथ ही दोहरे शासन की भी व्यवस्था समाप्त हो गई, अर्थात निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल दोनों को समाप्त कर दिया गया। फिर बात करें कि जब भारत पर शासन करने का समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, तब ब्रिटिश क्राउन भारत में शासन करने के लिए एक नए पद का सृजन किया और उस नए पद का नाम था भारत सचिव, या फिर जिसे भारत मंत्री भी कहा जाता है। तो इसी एक्ट के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत सचिव या भारत मंत्री नामक एक पद का सृजन किया। और यह भारत सचिव बनने वाले या भारत मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह लॉर्ड स्टैनले थे। कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनले थे। फिर बात करते हैं कि ब्रिटिश क्राउन भारत सचिव को यानी समस्त प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसी एक्ट के द्वारा भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद का गठन किया गया, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। तो कितने सदस्यों वाली? 15 सदस्यों वाली। तो इस 15 सदस्य में से 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, जबकि 7 सदस्यों का चयन वह कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा की जाती थी। अब बात करते हैं कि यह जो भारत परिषद का जो गठन किया गया था, तो इस भारत परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वह भारत सचिव को बनाया गया था। और भारत पर शासन चलाने के लिए यह जो भारत सचिव एवं भारत परिषद का जो गठन किया गया था, तो इन दोनों को मिलाकर गृह सरकार कहा गया, यानी होम गवर्नमेंट कहा गया। तो भारत सचिव एवं भारत परिषद को मिलाकर उसे क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? तो गृह सरकार नाम दिया गया। बात करते हैं कि यह जो भारत परिषद का गठन किया गया था, तो यह भारत परिषद एक सलाहकारी संस्था थी, यानी भारत
सचिव को सलाह देने का कार्य करती थी, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं था। लेकिन दो अपवाद भी थे। वह अपवाद यह था कि अखिल भारतीय सेवाएं एवं अर्थव्यवस्था के मामलों पर, अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर अगर भारत परिषद भारत सचिव को अगर किसी भी तरह का राय देते हैं, सलाह देते हैं, तो उस सलाह को भारत सचिव मानने के लिए बाध्य था। तो वह कौन सा दो पॉइंट था जिस पर भारत परिषद का सलाह मानने के लिए भारत सचिव बाध्य था? तो वह एक अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरा अर्थव्यवस्था के मामले पर। बाद बाकी उसके अलावा किसी भी तरह का अगर सलाह अगर भारत परिषद दिया करते थे तो उसे या तो भारत सचिव मान भी सकते थे या नहीं भी मान सकते थे, यह उनके विवेक पर निर्भर करता था। फिर बात करते हैं कि भारत परिषद की नियुक्ति यानी भारत परिषद को जो है यानी इनके सदस्यों को बर्खास्त करने का अधिकार, इसे पद से हटाने का अधिकार वह भारत सचिव को नहीं था। तो किसे था? तो यह अधिकार सिर्फ ब्रिटिश क्राउन को था। उसके बाद यह जो परिषद में यानी भारत परिषद में किसी भी तरह के निर्णय जो लिया जाता था वह बहुमत के आधार पर लिया जाता था। अब बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। यानी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दिया गया। और भारत के वायसराय बनने वाले वह प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो वह भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो अब सवाल यह उठता है कि यह गवर्नर जनरल और फिर वायसराय में क्या अंतर है? तो आइए समझते हैं इस शब्दों को। गवर्नर जनरल का मतलब यह हुआ कि जब वह व्यक्ति कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी था, अर्थात जब वह भारतीय ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखा करता था, तब उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जब वही व्यक्ति अब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जब कार्य करने लगा, अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी जब वह हो गया, तब उसे वायसराय कहा गया। मतलब यह हुआ कि जब भारत का वायसराय बनाया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वह भारत में कार्य करने लगे, व्यवस्थापिका के प्रति वह उत्तरदायी हो गए। तो चलिए इन पॉइंटों को समझ गए। अब बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा भारत सचिव के परिषद को निगमित निकाय या फिर निगम निकाय घोषित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग भारत और इंग्लैंड दोनों जगह मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। फिर बात करें कि इसी एक्ट के द्वारा अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद निषेध की प्रथा लाई थी, यानी दूसरे को पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता है, तो अब इस एक्ट के द्वारा अगर किसी शासक को या शासिका को भारत में अपना पुत्र नहीं है तो वह दत्तक पुत्र को गोद ले सकता है। यानी उत्तराधिकार के रूप में वह किसी दूसरे के पुत्र को गोद ले सकता था। यह तो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में। अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से अगर संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई तो वह इसी अधिनियम के द्वारा हुई। क्या था कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन करने के लिए भारतीयों को यानी भारतीयों का साथ लेना आवश्यक है।
तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक अलग तरह की नीति की शुरुआत की, जिसे सहयोग की नीति कहा गया या फिर उदार निरंकुशता की नीति कहा गया। तो सहयोग की नीति या फिर उदार निरंकुशता की शुरुआत जो है वह किस अधिनियम से हुआ, तो वह 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अर्थात कि अब भारत में कानून के निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाने लगा। तो फिर क्या था कि इसी सहयोग की नीति के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 3 अधिनियम पारित किए सहयोग की नीति के आधार पर। और वह 3 अधिनियम कौन कौन से थे, तो एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम और तीसरा ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आइए बात करते हैं कि हम लोग यह जाने कि सहयोग की नीति या फिर उदार निरंकुशता की शुरुआत जो भारत में हुई वह 1861 के भारत परिषद अधिनियम के साथ हुई और उस आधार पर भारत में 3 अधिनियम पारित किए गए। फिर बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई है। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, इसका मतलब यह हुआ कि अब इस एक्ट के द्वारा भारत में कानून निर्माण के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा और इसी आधार पर भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। अब कानून के निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को किस रूप में शामिल किया जा रहा था, तो इसे अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिर बात करते हैं कि 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय की परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। इससे पहले भारत के वायसराय के परिषद में या फिर भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई और वह 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कानून का जानकार होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की कि इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय को कई सारे अधिकार प्रदान किए गए। कई सारे अधिकार प्रदान करने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम लोग 1858 के अधिनियम की अगर बात करें तो यहाँ जो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था, लेकिन भारत के वायसराय को इस समय भारत सचिव के आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। उस समय यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय को कई सारी शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, बल्कि वह भारत सचिव के आज्ञानुसार ही वह कार्य करते। लेकिन फिर क्या था कि 1861 के अधिनियम के द्वारा अब उसी वायसराय को कई सारे अधिकार प्रदान किए गए। कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अब इस अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय को नए प्रांत का निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया और उस नए प्रांत में गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा भारत के वायसराय को विधान परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की वृद्धि करने का भी अधिकार दिया गया और इन 6 से 12 सदस्यों की जो वृद्धि करने का अधिकार दिया गया परिषद में, तो इन सदस्यों में से आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे। सरकारी सदस्य नहीं बल्कि गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। तो यह जो गैर सरकारी सदस्य की जो नियुक्ति की जाती थी 6 से 12 सदस्यों के रूप में, तो यह भारतीय भी हो सकते थे या फिर अंग्रेज भी हो सकते थे। तो जब यह भारतीय भी हो सकते थे तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो भारत में प्रतिनिधि शासन की जो शुरुआत की गई थी, अर्थात कानून के निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को जो शामिल किया गया था, तो वह किस रूप में शामिल किया गया था, तो वह गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भारत में जो है शासन प्रणाली, ये प्रतिनिधि शासन की जो शुरुआत हुई, यानी भारतीयों को कानून के निर्माण में जो शामिल करने की, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत हुई, वह किस रूप में, तो वह गैर सरकारी सदस्यों के रूप में हुई थी।
फिर बात करें कि इसी एक्ट के द्वारा वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद के निर्णयों के बिना, उनके आदेश के बिना, उनके इच्छा के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में। और जब वायसराय आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश को अगर पारित करते तो उस अध्यादेश की जो अवधि होती वह मात्र 6 महीने की होती। कितने महीने की होती? तो मात्र 6 महीने की होती। फिर बात करें, यह तो था वायसराय को अधिकार प्रदान किया गया था इस एक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा अर्थात 1861 के एक्ट के द्वारा ही 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को शुरू किया था। तो विभागीय प्रणाली, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1859 में, लेकिन अभी उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन 1861 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के विभागीय प्रणाली को या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली को अब मान्यता प्रदान कर दी गई। तो इसका मतलब यह था कि आखिर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को क्यों शुरू किया था? तो विधान परिषद में सही तरीके से कार्य करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया था। इसका मतलब यह हुआ कि विधान परिषद में अलग अलग विभाग को अलग अलग सदस्यों में बांट दिया गया। तो जब अलग अलग विभाग को अलग अलग सदस्यों में बांट दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। और इसके भी जनक कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग ही थे। अर्थात विभागीय प्रणाली या फिर जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जनक, इन दोनों के जनक कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। और इसकी जो शुरुआत हुई वह किस एक्ट के द्वारा? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। फिर बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा कई सारे प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, अर्थात प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। जैसे 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में और 1897 में पंजाब में एक एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। फिर बात करें कि 1861 के अधिनियम के द्वारा ही बंबई एवं मद्रास को फिर से कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1833 के अधिनियम के द्वारा बंबई एवं मद्रास के कानून बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो जब उन दोनों प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार को समाप्त किया गया था तो अर्थात 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब 1861 के अधिनियम के द्वारा जब फिर से इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, अर्थात भारत में विकेंद्रीकृत शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीकृत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर आप बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में, तो वह है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसे कहा जाता है? तो निर्वाचन की वैसी व्यवस्था जिसमें किसी पद के लिए कोई प्रत्याशी को जब चुना जाता है तो वह मतदाता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि मतदाता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। उसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। तो इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या फिर परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और कार्यों में वृद्धि करते हुए विधान परिषद को बजट पर बहस करने एवं कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार
प्रदान किया गया। यानी इसी एक्ट के द्वारा 1892 के एक्ट के द्वारा ही विधान परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी मतदान करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। मतलब बजट पर आप बहस कर सकते हैं, बजट पर यानी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अनुपूरक प्रश्न को भी नहीं पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न किसे कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न का मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उस मौखिक रूप से जब प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो हो सकता है उसमें से कुछ बात मतलब आपको स्पष्ट ना हो, क्लियर नहीं हो। तो जब कुछ बात अगर आपको स्पष्ट नहीं हुआ, तब उसी स्पष्टीकरण के लिए जब आप फिर से प्रश्न पूछते हैं तो उसी प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो है इस एक्ट के द्वारा यानी बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर क्या है कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि विधान परिषद के द्वारा भारतीय सदस्य भी देखने को मिले। यानी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्य को बजट पर प्रश्न पूछने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो अगर भारतीय सदस्य भी लिखे तो उसका भी आंसर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर बात करते हैं कि इसी एक्ट में पहली बार आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ मतलब कि देखने को मिला था। तो किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम आंशिक रूप से भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? तो वह 1892 के अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में, तो वह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत सचिव मार्ले थे और जबकि भारत के वायसराय वह लॉर्ड मिंटो थे। तो इसी वजह से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो यह जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, वह सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो सर्वप्रथम बात करें कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। अर्थात इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह हुआ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करने का मतलब यह हुआ कि मुसलमान मतलब मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव जो है वह मुसलमान मतदाता ही कर सकते थे। इसका मतलब यही हुआ। तो फिर बात करते हैं कि जब इस तरह की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की थी। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की गई थी? तो वह 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी। और फूट डालो और राज करो नीति के जनक किन्हें माना गया है? तो वह लॉर्ड मिंटो को माना गया है। फिर बात करते हैं कि यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन का भी जनक किसे माना गया है? तो वह भी भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को माना गया है। अब बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो इस एक्ट के द्वारा वायसराय के परिषद में और भारत परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि 1909 के अधिनियम के द्वारा ही वायसराय के कार्यकारी परिषद और भारत परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता है, तो इन दोनों परिषद में भारतीयों को
पहली बार शामिल किया गया। तो आइए बात करते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो वो थे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एसपी सिन्हा जो है वह प्रथम भारतीय सदस्य थे वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले, और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब बात करते हैं भारत परिषद के बारे में, अर्थात भारत परिषद मतलब भारत सचिव को सलाह देने के लिए जिसका गठन किया गया था। तो भारत परिषद में शामिल जो किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, तो दो भारतीयों को शामिल किया गया था। एक केसी गुप्ता को किया गया था और दूसरा एसएच विलग्रामी को किया गया था। एसएच विलग्रामी, सैयद हुसैन विलग्रामी को शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को बजट की विवेचना करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने एवं लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि 1892 के द्वारा कि बजट पर प्रश्न पूछ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है, उस पर मतलब विचार नहीं कर सकता, विवेचना नहीं कर सकता, अर्थात संकल्प नहीं कर सकता है। लेकिन क्या था कि अब 1909 के अधिनियम के द्वारा दोनों परिषदों को, चाहे वह केंद्र का परिषद हो, विधान परिषद हो, चाहे फिर किसी भी प्रांत का विधान परिषद हो, तो दोनों विधान परिषदों को बजट की अब विवेचना करने का मतलब यानी वह बजट पर विचार कर सकता है। विवेचना की जगह हो सकता है एग्जाम में संकल्प भी लिख दे कि किस एक्ट के द्वारा बजट पर संकल्प करने का प्रावधान किया गया था, तो वह 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो यानी अब इस अधिनियम के द्वारा दोनों परिषदों को बजट की विवेचना करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ अब वह अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। इसके साथ साथ लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का भी विधान परिषदों को अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी इन्हें मतदान करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि यह जो 1909 का अधिनियम था, तो यह सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था, सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट था। यानी भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत जितने भी एक्ट पारित हुए उन सभी एक्ट में से यह 1909 का एक्ट सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट था। अब बात करते हैं अगले अधिनियम के बारे में, तो वह है 1919 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। तो आइए बात करते हैं, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, एडविन मॉन्टेग्यू थे, और जबकि भारत के वायसराय वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसी वजह से इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। जब यह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह लॉर्ड जॉर्ज थे। यहाँ पर आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है। बात करें कि जब 1919 में यह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन यह पूरी तरीके से यह लागू कब हुआ भारत में? तो यह 1921 में यह अधिनियम लागू हुआ था। फिर बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो सर्वप्रथम बात करें कि इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के बीच प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र एवं प्रांतों के बीच प्रशासनिक शक्ति का विभाजन का मतलब यह हुआ कि जो केंद्र विषय की सूची है उस पर केंद्र सरकार को या फिर केंद्रीय विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, और जो प्रांतीय विषय की सूची थी उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को या फिर हम कह सकते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद को अधिकार प्रदान किया गया। फिर बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो अब देखिए यहाँ पर आया प्रत्यक्ष निर्वाचन, जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके परोक्ष निर्वाचन अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 के अधिनियम के द्वारा हुई थी, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत वह 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। अर्थात किसी भी पद के लिए अगर किसी प्रत्याशी का चुनाव करना हो तो वह मतदाता डायरेक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में
पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। फिर बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों, जिसे एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है, तो इन तीनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब क्या हुआ कि अब सांप्रदायिक आधार जो था, यानी सांप्रदायिकता का जो दायरा जो था वह बढ़ाया गया। यानी 1909 के द्वारा सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1919 के द्वारा जो है अब सांप्रदायिकता के आधार पर सिख, ईसाई एवं एंग्लो इंडियन को भी इसमें शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र में कहिए या फिर भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, मतलब 2 सदनों वाली व्यवस्था को लाया गया। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में जो है केंद्र लेवल पर एक विधान परिषद होता था, लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि उसी केंद्रीय विधान परिषद के जगह जो है 2 सदनों वाली विधानमंडल की स्थापना की गई। और जब 2 सदनों वाली विधानमंडल की जब स्थापना की गई तो वह 2 सदन कौन कौन से थे? तो एक थे राज्यसभा और दूसरा था लोकसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता था और लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता था। तो किस एक्ट के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो वह 1919 के अधिनियम के द्वारा। और वह 2 सदन कौन कौन से थे? तो एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा जिसमें कुल 60 सदस्य हुआ करते थे, यानी जिसमें कुल 60 सीटें थी, जबकि लोकसभा में कुल 144 सीटें हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, जबकि लोकसभा का कार्यकाल वह 3 वर्षों का होता था। अब इन्हीं में जो है, यानी यहाँ पर जो हम पढ़े कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का जो शुरुआत किया गया तो वह यही सदनों में किया गया। अर्थात यह जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बहुसंख्यक वाले सदस्य होते थे, यानी जिनकी संख्या जिस मतलब धर्म की संख्या ज़्यादा होती थी, तो उनका जो निर्वाचन होता था वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यानी प्रांत में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इसी एक्ट के द्वारा प्रांत में पहली बार उत्तरदायी सरकार या फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, या फिर भारत भी लिख सकता है कि भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वह 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो आइए इन शब्दों को समझते हैं कि प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसका मतलब क्या है? दोहरी शासन की जो स्थापना की गई वह कैसे की गई थी? तो चलिए समझते हैं कि प्रांत में जो शासन व्यवस्था को देखने का कार्य करता था, यानी वो जो जिम्मेदारी थी वह गवर्नर के अंदर हुआ करती थी। लेकिन गवर्नर जो है अब 2 तरीके से प्रांत में शासन व्यवस्था को वह संचालित करते। कैसे? तो आइए बात करते हैं कि एक जो है गवर्नर अपने परिषद के मदद से वह मतलब कि शासन व्यवस्था को संचालित करते, यानी जिसे गवर्नर इन काउंसिल कहा जाता है। दूसरा, गवर्नर जो है अपने भारतीय मंत्री के सहयोग से जिस शासन व्यवस्था को संचालित करते तो वह था इनका दोहरा शासन। मतलब इसी 2 शासन को दोहरा शासन कहा गया है। तो आइए अब बात करते हैं कि गवर्नर इन काउंसिल के अंतर्गत कौन से विषय थे? तो वह सुरक्षित विषय आते थे। अर्थात द्वैध शासन के अंतर्गत 2 विषय हुआ करते थे। एक सुरक्षित विषय को ही आरक्षित विषय भी कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहा जाता है। जबकि यह जो है दूसरा जो विषय था वह था हस्तांतरित विषय, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा जाता है।
तो अर्थात इस द्वैध शासन के अंतर्गत दो विषय थी, एक सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो सुरक्षित विषय किसके अधीन था? तो गवर्नर और उनके परिषद के अधीन था, जबकि हस्तांतरित विषय किसके अधीन था? तो वह गवर्नर एवं भारतीय मंत्री के अधीन हुआ करता था। अब बात करते हैं कि सुरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे। तो सुरक्षित विषय के अंतर्गत राजस्व से संबंधित जो भी विषय था वो आते थे, पुलिस से संबंधित, न्याय से संबंधित, ये सभी विषय जो है वह सुरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। जब अगर हम बात करें हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते थे, तो वह था मतलब ये शिक्षा से संबंधित बातें, स्वास्थ्य से संबंधित बातें एवं स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें वह हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत आती थी। तो अब बात करते हैं कि यह जो गवर्नर इन काउंसिल होते थे, तो यह व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, जबकि गवर्नर एवं भारतीय मंत्री जो हुआ करते थे वह व्यवस्थापिका अर्थात विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो यही था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना। तो अब यहाँ पर बात आई कि गवर्नर एवं भारतीय मंत्री वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम इसी अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए उच्चायुक्त की स्थापना की गई, यानी उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय एवं राज्य बजट को अलग किया गया। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।